स्टार्ट करते हैं। दरवाजे बंद कर दो। पसीने पसीने यार, खुजला रहा है। चलो शुरू करें क्या? हाँ, नमस्कार, मैं विक्रम सिंह और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बताइए छुट्टियां कैसी रही? बहुत अच्छी, मस्त छुट्टी मिली है कस के। तो आज फिर से पढ़ाई, ठीक है? अब फिर से कस के पढ़ाई, ठीक है? छुट्टियां लो तो कस के लो, अच्छे से लो, दिल लगा के लो, और पढ़ाई भी करो तो दिल लगा के करो। हाँ, आज ऐसा नहीं कि छुट्टियां लिए तो बोर लग रहा है सर, और जब स्कूल आ रहे पढ़ाई करो तो लग रहा है कि बहुत बोझ हो गया सर। तो दोनों नहीं होनी चाहिए, ले लीजिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको जरा समझेंगे। पहली बात कि क्वांटम या परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल हेतु कुछ विकास देखेंगे। यानी कि जब हमने ये कहा कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में गति करती है, तो प्रकाश चूंकि वो तरंग है, ठीक है, और तरंग होते हुए भी उसमें एक गुण आता है कि जब वो गति करती हैं तो कैसे गति करती हैं। प्रकाश की प्रकृति जब देखते हो तो पता चलता है कि वो कणिका की भांति व्यवहार करती हैं। यानी जो गुण एक कण में होना चाहिए वो प्रकाश में है, और जो गुण एक तरंग में होना चाहिए वो प्रकाश में। यानी प्रकाश में वो गुण है कि वो तरंग की भांति भी और कणिका की भांति व्यवहार करती है। चूंकि प्रकाश एक ऊर्जा है तो वो सिर्फ तरंग की भांति उसको व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन वो कणों की भांति व्यवहार करता है, यानी कणों का भी उसमें गुण पाई जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कण है तो क्या वो तरंगों की भांति व्यवहार कर सकती है? इस बारे में बात करते हैं। तो जरा समझें। इसके लिए दो बातें आई। एक है पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसको दिया था डी ब्रोगली ने। और दूसरा आता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दो चीजें दिया गया, और ये दोनों ही हमारा आज का टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम में। तो चलिए दोनों के बारे में छोटी छोटी बातें आपको करेंगे। छोटी छोटी बातें यानी कि आप समझ सकते हैं मैं क्या क्या बताऊंगा, उसी टॉपिक के साथ मैं आपको बताने लगूंगा। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है? अब यह मान के चलो कि ये जो दो टॉपिक है उनमें से कोई भी एक छोड़ के गए तो हो सकता है कि एग्जाम में आया तो आप फंस जाओगे। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहला कि पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। ये इसमें एक छोटी सी लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, फिर मैं इसके डेरिवेशन की तरफ जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड ने भी कह दिया और बोर ने भी कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, रदरफोर्ड ने कहा था ना, बाहर नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, लेकिन कहाँ पे गति करते हैं ये बोर ने भी स्थापित कर दिया कि अब इलेक्ट्रॉन गति कर रही होती है। लेकिन जिस जगह पर वो इलेक्ट्रॉन गति कर रही होगी उस जगह पर इलेक्ट्रॉन एक कण है। जरा समझेंगे एक छोटी सी बात। परमाणु में किसी कोश में इलेक्ट्रॉन गति कर रही है, ये बताया गया इलेक्ट्रॉन गति कर रही कोश में। तो डी ब्रोगली ये कहता है कि अगर ये कण है और सूक्ष्म कण है और वो गति कर रही है तो सीधी सीधी गति नहीं कर रही है, और इस तरह से कोई रास्ता ही नहीं है बिल्कुल फिक्स तौर पे है। अगर वो रास्ता तो बिल्कुल ऐसा ना हो करके जब वो गति करेगी तो किस तरह गति करेगी? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करेगी, यानी तरंगों की भांति व्यवहार करेगी। यानी जो रास्ता आप देख रहे हो, आप कुछ ऐसे भी सोच लो कि अगर एक बस चल रही है तो सीधा दिखता है आपको चलते हुए, एक बॉल को फेंकते हो तो सीधे चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर उसी बॉल को बहुत हाई स्पीड में ले जाया जाए, या उसी चीज़ का वो छोटा रूप दे लें, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात करें, और वो बहुत लंबी गति, बहुत हाई स्पीड गति कर रही है, तो वो गति कैसे करेगी? तब उस स्थिति में कहा कि वो सीधे गति ना करते हुए उसको तरंगों की भांति होकर के जाना पड़ेगा, एक ऊर्जा की भांति उसको चलना पड़ेगा। तो ये बात डी ब्रोगली ने कहा कि इसमें दोनों के गुण हैं। एक तो वो कण है तो कणिका प्रकृति तो हो ही गई,
भाई इलेक्ट्रॉन तो कण ही है ना, लेकिन जब वो गति करेगी तो किस तरह गति कर रही है, तरंगों की भांति। तो वो तरंग के रूप में हमें प्रतीत होगा इलेक्ट्रॉन, न कि वो किसी कण के रूप में हमें प्रतीत होगा। तो ये इस तरह की गति आई। अब हमें ये पता चल गया कि भाई इस तरह गति हो रही, तो ये इलेक्ट्रॉन की गति है। किसने बताया? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली के इस काम को हम आगे देखें और इनकी पूरी थ्योरी देख लें, और जो काम की चीज़ हो जो एग्जाम में आपको लिखना है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। 1924 कितने फास्ट ये विकास हुआ विज्ञान का उस टाइम पे, आप सोचिएगा। ठीक है, 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज होने के बाद जो स्पीड बढ़ा ना परमाणु के संरचना को समझने के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्पीड है वो। और आप सोचिए कि जब तक ये परमाणु की खोज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं होती, तब तक ये रेडियो का विकास पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ तक मोबाइल तक हमने पहुँचा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। कंप्यूटर, मोबाइल और ये सारी चीज़ें, रडार वडार और ये सैटेलाइट, सारी चीज़ें जो हुई ना, इन्हीं सबसे रिलेट करता है। अगर हम इन चीज़ों को शायद ना समझते तो हमारे पास ऐसा कुछ भी बड़ा जवाब नहीं हो सकता था, इतनी स्पीड बढ़ने की कोई चांसेस नहीं था। पहले भी हम अपने ज़माने में, अपने बचपने में भी इस चीज़ को देखते थे। हम वो 1824 के नहीं हैं हम लोग, लेकिन हम इस चीज़ को देखे हैं कि पहले जो गाने सुनने की जो प्रक्रिया थी वो विनाइल प्लेट पे था, जिसको तवा कहते थे। आप लोग नाम सुने होंगे उस चीज़ का। उसमें जब वो नया ख़रीदा जाता था तो भी उसमें हल्की सी जो आवाज़ आती थी, खर्र, कहीं कहीं पे खर्र, कहीं पे कट गया, कभी कुछ हो गया। समय के साथ जैसे जैसे वो चलती जाती है वैसे वैसे ये समझ में आ जाता है कि रिकॉर्ड कितना ज़्यादा चला है। जैसे आपके घर के जो साइकिल के टायर जो चलते हैं ना, जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही ज़्यादा टायर ख़त्म होते हैं, वैसे वो भी ख़त्म होता था। फिर कैसेट आया, वो भी आप जानते होंगे। फिर वो सीडी आया, फिर डीवीडी आया। अब सीधी सीधी पेन ड्राइव में काम चलता है, पेन ड्राइव भी ख़त्म एक तरह से। अब सीधी मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र, ठीक है नहीं, कोई भी चीज़। अब गाने लेके घूमने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। पहले एक विनाइल प्लेट के गाने उस ज़माने में बताते हैं कि 50-60 रुपये 70 रुपया मिलता था, जिसमें 5 गाने होते थे। पहले एक गाना हुआ करता था। अगर 60 रुपये आज के ज़माने के हिसाब से उधर देखा जाए, 60 रुपये कितना है आज के ज़माने में, तो मेरे हिसाब से वो 60 रुपये आज के डेट में 6,000 से 7,000 के बराबर है। यानी एक आदमी पूरी महीने की एक सैलरी दे करके 4-5 गाने सुन सकते थे, इतनी बड़ी, ठीक है। अब सोचो, अब गाने फोकट में सोचते हो आप लोग, फ्री में, है ना। तो हमेशा ये रहा है, गरीब आदमी गाने नहीं सुन सकता था, है ना। और अगर किसी रईस के घर में जाके बैठा तो उनको एक अलग तरह का एहसास होता था कि हाँ भाई मैं गाने सुन लूँ तब निकलूँ उसके घर से। तो ऐसा होता था। भाई गाने सुनने की इच्छा तो हर इंसान की होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। उपलब्धता कम थी। तो फिलहाल ये सब बातें इस विकास का एक चरण है, ध्यान रखिएगा। तो देखें यहाँ पर 1924 में लुईस डी ब्रॉगली ने सुझाव दिया कि जैसा कि प्रकाश जो है एक तरंग होते हुए भी कण की भांति व्यवहार करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है वो कणिका होते हुए भी तरंग की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि इसमें दोनों प्रकृति शामिल है। जैसे प्रकाश में दोनों प्रकृति शामिल है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन में भी दोनों प्रकृति शामिल है। इसलिए इसको क्या कहा गया, इसके गुणों को, इसकी प्रकृति को, प्रकृति मतलब नेचर, इसको कहा गया दोहरी प्रकृति। अब समझो इस बात को, यहाँ पर प्रकृति का मतलब होता है कि वो दोनों की तरह व्यवहार करता है, तरंग की भांति भी और कणिका की भांति। यानी कणिका होते हुए वो तरंग का व्यवहार करेगा। डी ब्रॉगली के अनुसार सभी द्रव्य कण, और अगर मैं यहां पर द्रव्य सूक्ष्म कण कह दूं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप सूक्ष्म नहीं लगाओगे तो चलेगा। सूक्ष्म कण गतिशील रहते हुए तरंग के गुण भी प्रदर्शित करता है। अगर वो गति कर रहा है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगी या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो छोटे कण होते हैं, तो वो तरंगों की भांति ही व्यवहार करेगा। इस बात को यहां पर और लिखा है इसने। इस तरह से कोई सूक्ष्म कण तरंगों में गति करती है, इसका ये अर्थ निकला। अब हम बात करते हैं कि इसने क्या फॉर्मूला दिया। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात पे ध्यान दें कि प्लांक
सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधों को आधार मान करके हमने डी ब्रोगली का समीकरण रखा है। तो सबसे पहले प्लांक के क्वांटम सिद्धांतानुसार प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? किसी विकिरण की ऊर्जा h न्यू के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 1। h है प्लांक स्थिरांक, मैं बताऊंगा वैल्यू इसको थोड़ी देर में। न्यू है उस तरंग की आवृत्ति, यह है विकिरण की ऊर्जा। अगर मैं प्लांक सिद्धांत को स्थापित करूं, कहीं पे जगह है क्या? हाँ, तो इसने कहा विकिरण, यहां पर हम तरंग के रूप में जानते हैं उसको, तरंग की ऊर्जा, यहां पे विकिरण शब्द का ज्यादा उपयोग करिएगा ना। विकिरण की ऊर्जा उसके आवृत्ति के समानुपाती होता है। ऊर्जा E समानुपाती न्यू, आवृत्ति न्यू होता है। तो E इज इक्वल टू समानुपात हटा दो तो H न्यू हो जाएगा। यहां पर E है विकिरण की ऊर्जा, और H प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक, और न्यू है आवृत्ति। और सारी चीज़ें जानते हो क्या क्या चीज़ है? आवृत्ति क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू याद रखिएगा। तो ये इसका सिद्धांत है। तो यहां से हमने उठाया इनको, क्या हो गया? खत्म। ये भी मर गया लगता है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइंस्टाइन का सिद्धांत जानते होगे। आइंस्टाइन की कौन सा? ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। ठीक है, क्या होता है? E इज इक्वल्स टू mc²। ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों में ऊर्जा है, तो जब दोनों में ऊर्जा है तो ऊर्जा ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? अतः 1 व 2 से क्या मिलेगा? H न्यू इज इक्वल्स टू mc²। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब विकिरण की जो स्पीड होती है वो क्या होगी? बोलो। प्रकाश की गति, क्या वेग, प्रकाश का वेग कह सकते हैं। प्रकाश का वेग प्रकाश के वेग को किससे दर्शाते हैं? c से, है ना। तो c इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। न्यू यहाँ पे है बेटा, ठीक है। तो उस जगह पे न्यू पे मान रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
लेमडा बाई सी, अरे सॉरी, सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा। अब इस मान को यहां पे रख दो तो समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, h इंटू न्यू का मान क्या होगा, सी बाई लेमडा इज इक्वल्स टू, फिर क्या मिला है, एम सी स्क्वायर। ठीक है, एक सी यहाँ से एक सी यहाँ से कट जाएगा तो क्या कहा, h बाई लेमडा इज इक्वल्स टू एम सी। इस तरह से हमें मिल गया लेमडा इज इक्वल्स टू h बाई एम सी, मिल गया, लेमडा ऊपर ले लिया। ठीक है, ये है डी ब्रोगली समीकरण। अगर आप आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे तो आपके पास है, चूंकि m इंटू सी, m क्या है, द्रव्यमान, और ये c है वेग। द्रव्यमान और वेग, वेग गुणा द्रव्यमान होता है संवेग। संवेग को p से दर्शाते हैं, मोमेंटम कहते हैं जिसको, मोमेंटम। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, h बाई पी भी लिख सकते हो। याद रखना, मोमेंटम यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, यानी द्रव्यमान किस में होता है, पदार्थ में होता है, ऊर्जा में नहीं होती प्रकार, है ना। तो पदार्थ हो गया, पदार्थ और तरंग किस में, पदार्थ में तरंग नहीं होती हैं, तरंगों में तरंग दैर्ध्य होता है ना, तो तरंग दैर्ध्य किस में होगा, तरंगों में। तो दोनों गुण एक जगह आ रहे हैं, दोनों गुण एक जगह आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये द्वैतीय प्रकृति को दर्शाता है, यानी हम द्रव्यमान और तरंग दैर्ध्य के बीच के संबंध को हम स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन में द्वैती प्रकृति होती है। तो ये हुआ किसका संबंध भैया, डी ब्रोगली का। ठीक, तो डी ब्रोगली का ये संबंध आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब आपको एक लाइन में कोई परिभाषा लिखना हो तो क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ। अरे चल ही नहीं रहा यार, तो आपको देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे इतना ही भी लिख करके भी काम चला सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने का मन है, ज़्यादा लंबी बातें नहीं कह सकते, एक छोटी सी लाइन बोल सकते हैं डी ब्रोगली के लिए। ठीक है, डी ब्रोगली की धारणा या डी ब्रोगली का सिद्धांत ये था, और उसमें हमने यहाँ पर क्या देखा, ये बात। ठीक है, ये डेरिवेशन रहेगा। तो डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैती प्रकृति का नियम, इस तरह की बातें आएंगी। एक और बातें कह दूं, यहां पे थोड़ा समझना है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी जगह पर गति कर रही है, किसी कोश में गति कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन सीधी गति कर रही है, जबकि ये किस में कर रही है, तरंगों में कर रही है। ये बात यहां पर सिद्ध होता है। तो इस जगह पर क्या होने वाला है जरा समझें। इसी बात को हम यहां पर थोड़ा सा कोणीय संवेग के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कोणीय संवेग क्या होगा, तो जब हम ये कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रही है, तो आप ये समझ लो कि इसमें कितने तरंग दैर्ध्य आएंगे, तरंगों की संख्या कितनी आएंगी।
यानी एक परिधि में किसी भी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब इस जगह पे कितने लैम्डा आएगा, n टाइम्स लैम्डा आएगा, यानी तरंग दैर्ध्य आएगा। क्यों भाई, हो सकता है कि इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम n की वैल्यू यहाँ पर 11 होगा। तो तरंगों की जितनी संख्या होंगी उनको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये तरंग दैर्ध्य इनटू ये। तो टोटल इसकी जो दूरी है वो किसके बराबर हुई, n लैम्डा के बराबर हुई। ठीक है, इसकी पूरी दूरी कितनी हुई, n लैम्डा के बराबर। इसकी पूरी दूरी क्या होती है, 2 पाई r होता है हमारे विज्ञान में। ठीक है, तब ये हुआ हमारे पास। अब डी ब्रॉगली का समीकरण क्या कहता है बताओ तो, वो तरंगों में चलता है ना। तो डी ब्रॉगली का समीकरण क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम सी, यही कहता है ना ये। अच्छा, अब एम सी जो कह रहे हो इसका यही मतलब नहीं कि सिर्फ वो एम सी है, हम सी मतलब प्रकाश का वेग है, हम सी के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, ये है विकिरण की मतलब वेग, विकिरण का वेग या प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग कितना होता है आपको पता है, 3 × 10⁸ क्या मीटर प्रति सेकंड होता है ना, ये याद होगा। m जो है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मार रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, और क्या चीज़ है, सब कुछ तो हो गया पता है। h क्या है, h के बारे में बता दिया था मैंने, प्लांक किस तरह पीछे बता दिया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। फिलहाल आपको यहाँ पर जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं इस मान को यहाँ पे रख देता हूँ, चलिए क्या मिलता है। अतः 2 पाई r इज इक्वल्स टू NH बाई एम सी होगा। तब हमें क्या मिलेगा ज़रा देखिए तो, MCR इधर ले आता हूँ, MCR इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है वो है C, प्रकाश का वेग है, तो इसको हम वेग, वेलोसिटी v के रूप में भी लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर कुछ इसको इस तरह लिख दें। चलिए, प्रकाश को आधार मानते हैं तो क्या है ये, प्रकाश का वेग को हम c से दर्शाते हैं। अगर वो कण हो, कण यानी इलेक्ट्रॉन का वेग के रूप में लें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग लेते हैं तो इसको कैपिटल V से दर्शा दें। तब हम क्या लिख सकते हैं, MVR इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। यहाँ पर कोणीय संवेग, ये किसी कण के कोणीय संवेग को या किसी वस्तु के कोणीय संवेग यानी वृत्ताकार पथ पे गति के संवेग को दर्शाता है। यांत्रिक कोणीय संवेग, ये क्वांटम कोणीय संवेग को दर्शाता है। हमने जब बोर का मॉडल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आया था कि किसी भी ऊर्जा स्तर में किसी कण का कोणीय संवेग क्या होता है, NH बाई 2 पाई होता है। आपने पढ़ा था इस चीज़ को, तो वही बात है। तो MVR क्या चीज़ हुआ, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग ये हो गया, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर ये जो r है क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, कोश की त्रिज्या। तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर आपको परेशानी पूछते। m क्या है आप जानते हो, v भी जान गए, r जो है कोश की या कक्ष की त्रिज्या है। और क्या बताना है मुझे, n के बारे में तो पता चल गया है, ठीक है, और h भी पता चल गया। पाई का मतलब तो जानते हो, तो जिसके बारे में नहीं जानते उसी को मेंशन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ बाकी चीज़ आप नोट कर लोगे ना पूरा, बोलो। बाकी चीज़ें आप बता सकते हो, और कुछ तो नहीं है। चलो ठीक। अच्छा, तो ये हुआ हमारा कौन सा,
कहाँ पे? वही अतः के ये वाला, ये वाला, ये वाला। वो तो सूत्र है नीचे। हाँ, तो यहाँ पे इसका मान रख दिए ना, लेमडा की जगह इसका मान रख दिए NH/mc। ये तो फॉर्मूला बेटा 2πr रे। हाँ, और h का मान, लेमडा का मान रखे, क्या है लेमडा का मान ये है, तो इसका मान यहाँ पे रख दिए, तो यही तो हो गया क्या? छोटी छोटी चीज़ में लफड़ा है आप लोगों को। हाँ, फिजिक्स में कैसे समझते होगे फिर? वहाँ समझ में आ जाता है। दिमाग को ऐसे मत सेट करो ना। एक बच्चा अभी कौन से दिन है, शायद सैटरडे होगा, शायद हो सैटरडे को, एक बच्चा मुझे जूम मीटिंग रहती है, कॉल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनार कहते हैं, उस सेमिनार में आया हुआ था। क्या बोलता है, सर मेरे को मैथ समझ में आ जाते बहुत अच्छे से। यहाँ पे भी होगा, तुम्हारी कहानी बता रहा हूँ मैं, उसकी कहानी अलग हो जाती है, वही कहानी हो जाती है। समझ में अच्छे समझ में आता है सर मेरे को, फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री में भूल जाता हूँ सर, समझने में नहीं आता या भूल जाता हूँ। तो मैंने उसको एक ही लाइन बोला, बेटा मैथ्स कितने घंटे पढ़ते हो? तो सर 3-3.5 घंटा हो जाता है। अच्छा, फिज़िक्स 2-2.5 घंटे पढ़ता हूँ। केमिस्ट्री सर 40-50 मिनट या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। रोज़ पढ़ते हो? नहीं, किसी दिन छोड़ देता हूँ। तो मैं बोला, तुमने मेहनत किस में किया? बोलता है तीनों में। थोड़ा हिसाब लगा, लिख कॉपी पे, मैथ्स लिख 3-3.5 घंटा, 3 घंटा लिख बोला, फिज़िक्स लिख 2 घंटा, और केमिस्ट्री लिख आधा घंटा 1 घंटा, है ना। कभी कभी छोड़ देता हूँ। तो जिस चीज़ को तुम छोड़ दोगे, जिस चीज़ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो थोड़ी याद रहेगा। बोलो, तो तुमने मेहनत किस में किया? मैथ्स में, तो तुम्हारा दिमाग तो दौड़ेगा ही मैथ्स में। तो जिस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे वो याद रहेगा। समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सोच अगर है आप में कि केमिस्ट्री फोकट में अपने दिमाग में बैठ जाए, फिजिक्स में थोड़ा मेहनत करें तो बैठे, और मैथ्स में हद से ज़्यादा मेहनत करें तब बैठे, ऐसा अगर दिमाग में है तो फिर हम नहीं कर पा रहे हैं। सबको बैलेंस, अगर आपका दिमाग 3 घंटा लेता है मैथ्स के लिए, समझने के लिए किसी चीज़ को, तो सीधा सा मतलब है केमिस्ट्री भी 3 घंटा ही लेगा, क्योंकि आपका दिमाग का वो रेंज है, वही क्वालिटी है, वही IQ है, वही समझ है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? अगर मैथ्स को पढ़ने में आपको 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि आप कैसे भी कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उतना ही आपकी क्वालिटी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, तीनों का। ये मैथ्स जो है निर्धारित करता है कि आपकी समझ कितनी है। बस समझ लो इस बात को। तो बोलते हैं सर अब के बाद करूँगा, तो क्या 3-3 घंटे कैसे निकालूंगा? तो फिर तुम मैथ्स के काम को, टाइम को कम करो भाई, ज़्यादा करो, उसको सबको इक्वल करो, ठीक है। तो जिस चीज़ को करोगे वो याद होगा। समझ में आ गई ना बातें? ये कहाँ से आया था? ये यहाँ से आया था, ठीक है। ये क्या चीज़ है? परिधि। हाँ, वृत्त की परिधि। परिधि गलत लिखा दिया क्या? परिधि। चल हो गया। अब पढ़ते हैं इसका महत्व क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना। भारी द्रव्यमानों वाले जो भी वस्तु होगी उसमें उसका तरंग दैर्ध्य नहीं बनेगा। क्यों? हमने अभी देखा लैम्डा इज इक्वल्स टू, क्या पढ़े थे, H/mc। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv लिख सकते हैं। तब जो वस्तु बड़ी है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य छोटा होगा। तरंग दैर्ध्य मतलब ये, अगर कोई कार यहाँ से चलना शुरू किया तो ऐसे नहीं चल सकती है। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसका जो तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि वो दूरी जो है ऐसे लहर जैसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यही है कि जितना भारी होगा कोई वस्तु, उसके तरंग दैर्ध्य उतना ही छोटा होगा, सो वो तरंग दिखाई नहीं देगा, यानी एक तरह से तरंग लुप्त हो चुका है।
लेकिन वस्तु जितना छोटा होगा, जिसका द्रव्यमान बहुत कम होगा, तब उस स्थिति में द्रव्यमान कम हो गया, यानी इसके बीच संबंध क्या है? इसके बीच संबंध है व्युत्क्रम का। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना तरंगे या उसका तरंग दैर्ध्य होगा। ठीक है, तो ये बात यहां पर कहा जा रहा है। तो यही बात है कि अगर एक प्रश्न आया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th में फिजिक्स में, मुझे एकदम करेक्ट तो याद नहीं है, 2009 या 10 के आसपास के क्वेश्चन है ये। प्रश्न आया था फिजिक्स में, क्या? अच्छा, अब जन्म हुआ ना हमारा अलग बात है ना। अब वो अपने जन्म को बोलो, काहे लेट जन्म दिए। तो उस टाइम एक प्रश्न आया था फिजिक्स वाला, मुझे केमिस्ट्री में आता है अलग बात है, फिजिक्स में आया था, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ था कि सड़क में चलती हुई कार तरंगों की भांति क्यों नहीं चलती है, यानी तरंगों में क्यों नहीं चलती है। ठीक है, अब इसका जवाब देना था आपको। तो जवाब यहां पर आ जाता है डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। कार का चूंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, अतः उसका द्रव्यमान, उसका तरंग दैर्ध्य छोटा होगा, और ये इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसका तरंग दैर्ध्य भी बहुत ही ज्यादा छोटा है, यानी इतना सूक्ष्म है कि वो नगण्य है। इस तरह से तरंग कार जो है हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। तो बड़ी वस्तुएं इसी तरह। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो डी ब्रॉगली को उसको क्या देना था? रेफरेंस देना है। अब ये नहीं कि बहुत बड़ा है इसलिए तरंगे नहीं होती, ऐसा बोल के आ जाना एक बात होता है, जबकि उसको आधार दे करके कभी वैज्ञानिक रूप से बोलना और अवैज्ञानिक रूप से बोलना, दोनों में अंतर है। ठीक है नहीं, मैं बोलूंगा सेब के फल को ऊपर फेंका, ये दुनिया के किसी भी चीज़ को, यार मैं यहाँ जमीन में कैसे चिपका रहता हूँ, फेंकने की क्या बात है, चिपका क्यों रहता हूँ जमीन के साथ, जमीन से ऊपर क्यों नहीं आता? तो आप जो बोलोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पर इसका वैज्ञानिक आधार भी देना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक वैज्ञानिक आधार नहीं देंगे तब तक ये पॉसिबल। बड़े अजीब लगता है ना कि ये हमें खींच के रखती है ना, अजीब नहीं लगता है? आपको लगता होगा कि नहीं, हमें तो लगता है अजीब। ठीक है, कि इधर ही खींच के रखती है। ठीक है, तो चलिए, तो ऐसे ही ये प्रकृति का नियम है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब आदमी इधर उधर फैला रहता। जैसे अंतरिक्ष में जाने के बाद क्या होता है, कहीं पर कोई चीज़ चिपकाव नहीं रहेगा। तो अच्छा, जैसे आपने देखा होगा एक झूला, देखिए जैसे बड़ा वाला झूला, ऐसे झूलते हो ऊपर नीचे वाला, तो क्या होता है जब ऊपर जाते हो तो ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हो तो हल्का भी लगता है, चलो ठीक है। लेकिन जब नीचे आती है तो सीट ऐसे धक्का लगाना, ऐसे ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, ऊपर से ये जो हमारे दिल विल सारी चीज़ें हमारे पेट के अंदर है, जितने भी हमारे दिमाग में जो सामान भरा हुआ है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या हो जाता है, वो भार महसूस नहीं करता। जब नीचे आते हैं तो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण की बल के हिसाब से उसके नीचे चले जाते हैं, तो भार महसूस नहीं करता। तो ऐसा लगता जैसे हमसे कुछ निकल रहा है, ऐसा लगता है ना, यानी डर सा लगता है ना। तो ये यही कारण है कि अगर मान लो 1 घंटे तक वैसी हालत हो गई, मान लो 1 घंटे तक आपको नीचे गिराऊं, तो इसलिए याद रखना, जब भी आपको ऊपर रहना है अंतरिक्ष में, तो कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपका शरीर या आपका मन नहीं माना तो आपको नहीं रखा जाएगा। यानी था ऐसा लगेगा कि आप नीचे गिर ही रहे हो, ऐसा लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो आप, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लिफ्ट में भी उतरते समय आपने देखा होगा, जाते समय तो ठीक ही है, कुछ लिफ्ट बहुत खतरनाक रहते हैं। हर लिफ्ट की अपनी अपनी स्पीड रहती है, ध्यान रखना, है ना। तो और जो बहुत तेज लिफ्ट वाला है, ऊपर से नीचे तक आना है, बहुत लंबा कई मंजिल वाला होता है, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रखा जाता है, उसमें अक्सर स्पीड ज़्यादा रहते हैं। और छोटे 2-1-3 स्टेप रहते हैं थोड़ा मज़ा लेने के लिए, एकदम धीरे धीरे। अभी हुआ 4 3, बीड़ी पीवे, अभी 2 होने में टाइम है। ऐसे करते करते जैसे आप कहाँ आते हो, ग्राउंड में आते, 0 में आगे। हाँ, मेरा एक नींद टूट गई। इतना धीरे रहता है, इतना नहीं रहता, मतलब इमोशनली मत है। ठीक है, तो बहुत, चलो इतना क्लियर हो गया, हमारा हो गया, और क्या चाहिए। तो ये है हमारी बातें, और ऐसा कोई प्रश्न आए तो जवाब दीजिएगा तरीके से, फॉर्म है ना, तो आप समझ सकते हो। अब आगे बात करते हैं, थोड़े थ्योरेटिकल था, क्वेश्चंस भी रहते हैं, न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, देखेंगे न्यूमेरिकल्स। लेकिन समय के साथ मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल भी भेजा था, आप लोगों को देखे होंगे, आप लोग स्लाइड में है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।
हाइजेनबर्ग ने कहा, भैया डी ब्रॉगली, जब तुम ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रही है इसमें तरंगों में, है ना, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना भाई। अगर हम ये बोल रहे हैं बेटा, जब पहले सोच रहे थे तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर किसी टाइम पर, किसी सूक्ष्म टाइम पर वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि गति कर रहा है तो अपन, जैसे ये रास्ता था, ये रामू का घर और ये मेरा घर, है ना। रामू निकला यहाँ से 5:02 पर, ठीक है, और यहाँ पे पहुँच सकता है 8:03 पर पहुँच सकता है। तब रामू की बीवी फ़ोन करती है, भैया रामू है कहाँ? तो ठीक है, तो रामू है कहाँ? नहीं, रामू तो निकल गया। कितने बजे निकले हैं? तो हमने बताया वो तो निकला है 5:02 पे, और वो उसने मुझे फ़ोन करी है 9 बजे। 9 बजे उसका फ़ोन आया, बोलती है 9 बजे फ़ोन आया, मतलब ये रामू शीला के घर में है, क्योंकि वो क्रॉस कर चुका है। वो कहानी समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर मैं उसको अगर वो फ़ोन करती 7 बजे तो कहीं इधर ही होगा, आ रहा होगा बेचारा, है ना। समय ने बता दिया ना कि वो कहाँ पे है, समय ने स्थिति बता दिया ना कहाँ पे है, ठीक। मैं तो 8:03 पे मिलने वाली हूँ और वो है 9 बज गया है, तब पहुँच गया वो। सीधा फ़ोन लगाती शीला को, कमीनी क्या हो गया दीदी है ना। तब समझ में आया कहानी, आ गया ना कहानी। तो समय के साथ हम किसी भी पदार्थ की स्थिति, गतिशील वस्तु की स्थिति बता सकते हैं कि वो कहाँ है। समझ में आया? अगर हमें उसका स्पीड पता है, अगर हमें उसका द्रव्यमान पता है, हमें स्पीड से तो ओनली स्पीड पता है, तो हम उसकी स्थिति बता, तो क्या बोल सकते हैं? समय और स्थिति दोनों को निर्धारित किया जा सकता है, उसकी स्थिति और संवेग। संवेग संवेग संवेग, क्योंकि वेग गुणा द्रव्यमान, संवेग बताई जा सकती है, और उसकी किस जगह पर उपस्थित है बताया जा सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड, स्थिति जो है उसकी स्पीड पर निर्भर करता है। एक निश्चित समय में उस पदार्थ की स्थिति और संवेग को निर्धारित किया जा सकता है कि वो कहाँ पे है। बता सकते हैं ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे तरंगों की भांति, है ना, तब कितनों भी फोन कर ले, रामू की पत्नी कचरकाड़ी हो गया, कहाँ पे नहीं बता सकता। इतनी जगहों के अंदर हो सकता है वो रामू, है ना, इतनी जगहों के अंदर हो सकता है, पर कहाँ पे हम नहीं बता सकता। हाइजेनबर्ग ने कहा अनिश्चितता का सिद्धांत, चूंकि इलेक्ट्रॉन तरंगों में गति कर रही है, इसलिए यहां पर बात आती है अनसर्टेनिटी की। निश्चितता की बात नहीं आ रही कि वो है कहां एग्जैक्ट, ठीक है। तो हां, उस जगह पे होने की संभावनाओं को बता जा सकता है कि वो किस जगह पर हो सकता है। तो अब हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन इन जगहों के अंदर ही होगा। उसके तरंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा काटेंगी अपनी जगह, वो उस जगह पे होने की संभावना है, परंतु एग्जैक्ट किस जगह पे है कि रामू इसी जगह है ये बता सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें तरंग में गति कर रही है। रामू तो तरंग में गति नहीं करता है, नहीं तो फिर पता चला इधर उसके घर, फिर उसके घर, फिर उसके है ना, फिर हम बता ही नहीं सकते कि किसके घर है वो, क्योंकि रामू मन चला है जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा ही है कहानी इसकी। समझ में आई बातें बेटा? तो अब देखें, अनसर्टेनिटी वाली कहानी समझ में आया, अनिश्चितता की कहानी समझ में आया। तो भैया रामू का तो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए पुलिस पकड़ लेते हैं उसको। चाहे तू कहीं भी छिपा रहा अपराधी, तो उसको पकड़ के दिखाएंगे, है नहीं। भले हम चूहे ना पकड़ सकें,
लेकिन अपराधियों को पकड़ ही लेते हैं। अब बोलेगा सर मैं भाग जाऊंगा, मुझे पकड़ लोगे? बेटा अगर पुलिस के हाथों में चला गया ना केस, तो तुम कहाँ पे छिपोगे? बिल के अंदर से खींच के निकालेंगे। इधर ऐसे पकड़ में है नहीं ऐसे रखे, ठीक है, कभी नहीं पकड़ में आया। इसलिए ध्यान रखना, ये बात बहुत खतरनाक है। और बाहर निकलो तो इंसान इंसान दिखते हैं। वो एक आदमी जैसे मेला में घूम जाए ना, है ना, विजय, तो कभी मिलते नहीं हैं, बड़े होके मिलते हैं 40-50 साल बाद, है ना, माँ ऐसे करके, है ना। तो चलें आगे चलते हैं, आगे चले तो कहानी क्या है बेटा, देखो क्या बोल रहे हैं, समझो इसको थोड़ा सा, थोड़ा थ्योरी है इसमें, थोड़ी थ्योरी है इसमें। इलेक्ट्रॉन में कण व तरंग प्रकृति दोनों पाई जाती है। किसी तरंग की वास्तविक स्थिति या लोकेशन बताना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि वो उसमें क्या होगा, तरंग के रूप में रहता है। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन में पाई जाने वाली तरंग किसी बिंदु पर स्थिर नहीं रहती है। जब तरंगें बनेंगी तो एक जगह पे थोड़ी रहेगा, और एक पथ भी गति कर रही है, तो क्या हुआ, वरन अंतरिक्ष में आगे बढ़ जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, देखिए यहां पर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का निर्धारण होने में बाधा डालती। क्या चीज बाधा डाल रही है बताओ? कि उसके तरंग के रूप में होना उसकी सही स्थिति को निर्धारित नहीं कर रहा है। एकदम साफ साफ लिख दें सारी चीजों को। तब इसी तरह से हमने बोला, जर्मन वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने इसी आधार पर अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। अब इसके सिद्धांत को, अगर इस चीज में पूरी बातें कहानी लिख दिया हूं, अगर आप पढ़ने का मन करे तो पढ़ना, लेकिन एग्जाम में लिखना इतना ही, हाईलाइट कर देता हूं इसलिए ताकि रट्टा ना मारना पड़े। तो क्या लिखा गया, किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग एक साथ सही सही निर्धारण असंभव है। स्थिति को x से दर्शाते हैं और संवेग को हम p से दर्शाते हैं। तो स्थिति में अनिश्चितता है और संवेग में अनिश्चितता, यानी एक निश्चित पॉइंट को नहीं बता रहे हैं। डेल्टा लगाया तो परिवर्तन की स्थितियां दर्शाई जा रही हैं। तो इस तरह से स्थिति और किसी भी समय पर, और किसी भी, मतलब क्या बोला है, किसी भी समय पर, किसी समय पर स्थिति और संवेग को एक साथ निर्धारित करना संभव नहीं है। तब इस आधार पर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा या बराबर है, बराबर में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, h/4π। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। इस जगह पर अगर ये कहें कि ये स्थिरांक है, तो हमें ये पता चलेगा कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्थिरांक। स्थिरांक को मैं के से दर्शा दूं तो के पी, यानी कि डेल्टा एक्स व्युत्क्रमानुपाती डेल्टा पी। यानी अगर हम ये कहें स्थिति में अनिश्चितता निर्धारित करते हैं, यदि स्थिति में अनिश्चितता है तो संवेग निश्चित होने लगेगा। समझ रहे हो? निश्चित मतलब एक दूसरे, दोनों की अनिश्चितता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। या तो स्थिति अनिश्चितता बताएंगे तो संवेग को निश्चित बताएंगे, या निश्चित संवेग है तो स्थिति अनिश्चितता में दिखाई दे रही होगी। यानी सीधी सी मतलब ये हुआ कि संवेग, एक निश्चित संवेग से अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रही होगी उस जगह पे, तो उस स्थिति में उसकी जो स्थिति है एग्जैक्ट तौर पे बताना मुश्किल होगा। या यूं कह सकते हैं कि अगर संवेग को अनिश्चित कर दें, स्थिति को निश्चित, यहां पे है अगर कहते हैं इलेक्ट्रॉन को निश्चित तौर पे, तो उस टाइम पे ये कहेंगे कि इसकी संवेग निश्चित नहीं है, यानी कि वेग में अनियमितता है। तो इस तरह से यहां पर, और संवेग का मतलब तो समझ सकते हो कि यहां पर डेल्टा पी का मतलब हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो निश्चित है ना, लेकिन उसका वेग जो है अनिश्चित हो जाएगा। इसलिए यहां पर डेल्टा पी का मतलब होगा m लैम्डा v।
तो बात तो बहुत किया जा सकता है, बहुत समझा जा सकता है, पर आपके काम की चीज़ के बारे में बात कर दूं, अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में बस छापना है तो बस छाप सकते हो, ये लाइन, वो लाइन। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? अब ये अलग अलग जगहों पर होगा तो मैं NH/4π कर देता हूँ, ठीक है। ये है साहब। अब चलते हैं, कुछ होमवर्क है आपके पास, इन प्रश्नों को हल करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी रक्षाबंधन।